नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का महंगाई के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू, भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को खुलने के दूसरे ही दिन मिला पूर्ण अभिदान और अप्रैल के महीने में सरकार को मिला रिकॉर्ड जीएसटी राजस्व। आज 6 मई 2022 है। इससे पहले 4 मई बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई के खिलाफ अचानक शिकंजा कसना शुरू कर दिया। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को मुख्य नीतिगत दर रेपो में 0.40% की वृद्धि कर दी। इस वृद्धि के बाद रेपो दर बढ़कर 4.40% पर पहुंच गई। रेपो दर वह दर होती है जिस पर दूसरे बैंक रिजर्व बैंक से अपनी अल्पकालिक जरूरतों के लिए पैसा उठाते हैं। इस प्रकार ये समूचे कर्ज तंत्र की एक प्रकार से आधार दर होती है। इसके ऊपर बैंक अपनी लागत के मुताबिक कर्ज की दरें तय करते हैं। इसमें वृद्धि होने से बैंकों से मिलने वाले व्यक्तिगत कर्ज, वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्ड पर लिए जाने वाले ब्याज की दर और आवास ऋण की मासिक किस्त समेत सभी में बढ़ोतरी हो सकती है। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही स्थायी जमा सुविधा, जो बैंकों की अतिरिक्त राशि जो रिजर्व बैंक में जमा होती है उसको स्थायी जमा सुविधा के तहत उसमें भी 0.40% की वृद्धि कर उसे 4.15% कर दिया। सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर को भी इतना ही बढ़ाकर 4.65% पर पहुंचा दिया है। रिजर्व बैंक की इस संबंध में 4 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये सभी वृद्धि तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। 4 मई को अचानक मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिए गए। मौद्रिक नीति समिति में रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और कुछ आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो कि आपस में मंत्रणा करके मौद्रिक नीति के बारे में, मौद्रिक नीति में क्या संशोधन होना चाहिए उसके बारे में फैसला करते हैं। इस बैठक में बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात, जिसे CRR कहते हैं, उसे भी % बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। बैंकों को CRR की जो दर होती है उसके मुताबिक अपनी राशि रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रखनी पड़ती है। तो उसमें वृद्धि होने से करीब 87,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा। 4% में जितना दाता था उसके अलावा 87,000 करोड़ और जाएगा और ये व्यवस्था 21 मई 2022 से लागू होगी। दरअसल रिजर्व बैंक ने ये जो भी कदम उठाए हैं, ये सभी तमाम कदमों का मकसद है महंगाई पर अंकुश लगाना। महंगाई, जो कर्ज ज़्यादा लिया जा रहा है, जो मांग एकदम तेज़ी से बढ़ रही है, जो पैसा अर्थतंत्र में ज़्यादा आ गया है, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का केंद्रीय बैंक का मकसद है। इन सभी से कर्ज महंगा होगा, लोग कम कर्ज लेंगे और कहीं ना कहीं मांग पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये देखने की बात है कि अगर मांग कमज़ोर होती है तो आर्थिक वृद्धि भी उससे प्रभावित हो सकती है और रिजर्व बैंक के समक्ष एक तरफ महंगाई को काबू में लाना है तो दूसरी तरफ आर्थिक वृद्धि को भी ज़्यादा कम नहीं होने देना है। अगस्त 2018 के बाद से रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों के मामले में ये पहली बार यू टर्न लिया है। यानी अगस्त 2018 से और इससे पहले तक अब तक लगातार ब्याज दरों में गिरावट आ रही थी और उसमें अब जब महंगाई बढ़ने लगी है तो रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ गई है। मार्च के महीने में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 6.95% पर पहुंच गया। अप्रैल का महीना समाप्त हो चुका है। अप्रैल के महीने के आंकड़े अब अगले सप्ताह आने वाले हैं। हो सकता है वो आंकड़े इससे ज़्यादा हों, इसलिए रिजर्व बैंक ने समय रहते ही पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक की वैसे बैठक, जो तय बैठक थी वो 6 से 8 जून थी, लेकिन अप्रैल में जो 6 से 8 अप्रैल की जो बैठक हुई उसके 1 महीने के अंदर ही रिजर्व बैंक ने ये कमेटी की मीटिंग बुलाकर रेपो दर में और CRR में और तमाम दरों में जो लेन देन की दरें होती हैं उनमें वृद्धि का फैसला कर दिया है। और इसके बाद निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो दर पर आधारित जो बाह्य ब्याज दरों पर आधारित जो कर्ज है उसमें 0.40% की वृद्धि कर दी और जो दूसरे कर्ज हैं, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट पर आधारित यानी MCLR पर आधारित जो कर्ज हैं उनके बारे में फैसला और उसकी बैठक, उनकी बैंकों की जो संपत्ति देनदारी समिति है उसकी बैठक में लिया जाएगा। जो फिक्स रेट पर जो कर्ज दिए गए हैं उनमें कितनी वृद्धि होनी है उसमें भी बैंक अपनी कमेटी में फैसला करेंगे। दरअसल पूरी दुनिया जब 2 साल कोरोना से लड़ रही थी तो तमाम अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधियां कमज़ोर पड़ गई थी, मांग कमज़ोर पड़ गई थी, सारा ध्यान चिकित्सा, दवाइयों और इस पर पड़ा हुआ था, लॉकडाउन लगे हुए थे। तो
आवास ऋण की ब्याज दर जो है भारत में तब जो है 6.5% तक गिर गई थी। रिजर्व बैंक लगातार जो है कमी करते जा रहा था ताकि मांग बढ़ती रहे। कारों का कर्ज 7% पर मिल रहा था और जो व्यक्तिगत कर्ज है, पर्सनल लोन है, वो 10% के आसपास की दर पर उपलब्ध था। लेकिन अब जबकि माना जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, कोरोना से महामारी से दुनिया जो है धीरे धीरे उभर गई है, तब एक तरफ मांग बढ़ गई है, दूसरी तरफ यूक्रेन पर जो रूस का आक्रमण हो गया और लगातार लड़ाई जो है लंबी खिंच रही है, उससे भी जो है महंगाई को एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया, मांग भी बढ़ गई। और इधर जो है लड़ाई से जो है कई चीज़ों की कमी हो गई है, कच्चे तेल का बाजार गर्मा गया है। यूक्रेन और रूस से विश्व बाजार में जो खाद्य पदार्थ पहुँचते थे, गेहूँ, सूरजमुखी तेल और जो दूसरे धातुएँ वगैरह पहुँचती थी, सबके जो है अचानक उनकी आपूर्ति प्रभावित होने से जो है दाम बढ़ गए हैं। इसलिए रिजर्व बैंक की लड़ाई आर्थिक वृद्धि के मोर्चे से हटकर फिलहाल महंगाई को केंद्रित करने के मोर्चे पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। 22-23 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान जो पहले 4.5% था, उसको बढ़ाकर 5.7% कर दिया था। वहीं आर्थिक वृद्धि के अनुमान को भी उसने 7.8% से कम करके 7.2% कर दिया था। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने भी अभी अपनी मुख्य नीतिगत दर को 0.5% बढ़ाया है और 40 साल बाद जो है वहाँ जो महंगाई बढ़ी है। इससे पहले अमेरिका महंगाई वहाँ बढ़ती नहीं थी। अमेरिका कहता था भारत से कि थोड़ी महंगाई हमें भी दे दो, लेकिन आज 40 साल में सबसे ज़्यादा ऊंची महंगाई वहाँ पर है और उनका जो है ब्याज दर 0.25% से लेकर 1% के दायरे में हुई है। वहाँ के फेडरल रिजर्व ने कहा कि जल्दी और भी वो दर में वृद्धि कर सकता है। तो इस प्रकार जो है ब्याज दरों का बढ़ने का सिलसिला दौर जो एक तरह से शुरू हो चुका है और महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए ज़रूरी माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की, जो 4 मई को खुल चुका है। इसमें 16 करोड़ 20 लाख शेयरों की पेशकश की गई थी। 4 मई को खुलने के बाद 5 मई को शाम तक जो है पूरे शेयरों के लिए जो है निवेशकों ने बोलियां लगा दी थी। 16 करोड़ 20 लाख के बजाय 16 करोड़ 25-30 लाख तक की बोलियां प्राप्त हो गई थी। इससे पहले एंकर निवेशकों को 5 करोड़ 93 लाख शेयरों के लिए उनके लिए अलग से रखे गए थे, बोलियां उन्होंने लगा ली हैं। कुल मिलाकर 22 करोड़ 13 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश सरकार ने की थी। LIC में सरकार ने अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया, तो उसके तहत ये 22 करोड़ 13 लाख शेयर बेचे जा रहे हैं। जो LIC के पॉलिसी धारक यानी जिन लोगों के पास भी LIC की पॉलिसी है, उनको इसमें 60 रुपये की छूट दी गई। जो है इसका IPO का शेयर मूल्य 902 रुपये से 949 रुपये रखा गया है। उसमें पॉलिसी धारकों को 60 रुपये और जो LIC के कर्मचारी हैं और खुदरा निवेशक हैं उनको 45 रुपये प्रति शेयर की छूट दी गई। यानी उन्हें जो हाईएस्ट रेट है और जो कम से कम जो भी रेट तय होगा उसमें 60 रुपये की और 45 रुपये की छूट दी गई है। इसलिए जो पॉलिसी धारक हैं और खुदरा निवेशक हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो इसमें हिस्सेदारी की है। उनका हिस्से का जो शेयर रखे गए थे उसमें 2 गुना 3 गुना बोलियाँ प्राप्त हो गई हैं। 9 मई को ये IPO बंद होगा। शनिवार इतवार को भी जो है इसमें आवेदन किया जा सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। LIC ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है और माना जा रहा है कि LIC के IPO में विदेशी संस्थान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। करीब $1.5 अरब डॉलर का जो है इसमें विदेशी मुद्रा आ रही है, निवेश हो रहा है और विदेशी मुद्रा प्रभाव बढ़ने से एशियाई मुद्राओं के मुकाबले जो है रुपये को मजबूती मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। विदेशी मुद्रा आने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि आने वाले दिनों में देश की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि निजी क्षेत्र का निवेश कितना बढ़ता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क की 3 दिन की यात्रा का मकसद भी कहीं ना कहीं देश में निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास से जुड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विश्व बैंक की बैठक में भाग लेने, G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्र बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेने जो अमेरिका गई थी, वहाँ भी उन्होंने विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े औद्योगिक समूह के घरानों के प्रमुखों से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए सभी देशों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए उन्होंने प्रयास किया है और इससे कहीं ना कहीं देश में निजी निवेश को बढ़ावा दिए जाने पर उनका जोर रहा है। निजी निवेश से जो है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब हम बात करेंगे नए वित्त वर्ष 2022-23 के पहले महीने अप्रैल में माल एवं सेवा कर यानी GST प्राप्ति के आंकड़े पर। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2022 में देश में 1,68,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड GST प्राप्ति हुई है। जुलाई 2017 में GST व्यवस्था लागू होने के बाद ये सबसे रिकॉर्ड ऊंचा जो राजस्व का आंकड़ा है GST का, वो सरकार को मिला है और सरकार ने कहा है कि कर अनुपालन में सुधार से जो है GST प्राप्ति बढ़ी है। इससे पिछले महीने मार्च 2022 में 1,42,000 करोड़ रुपए की GST प्राप्त हुई थी। वो तब का रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है।
एक साल पहले अप्रैल में 1,41,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला था, और इसमें जो है इस प्रकार जो है एक साल में 20% की वृद्धि हुई है। और विशेषज्ञों ने जीएसटी के सर्वाधिक संग्रह को अर्थव्यवस्था की महामारी से उबरने के संकेत के तौर पर भी बताया है। और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर विभाग ने जो करदाताओं को अपने रिटर्न समय पर भरने के लिए प्रेरित किया, साथ ही अनुपालन को सुगम बनाया, उसका नतीजा है कि जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ रहा है। जीएसटी संग्रह बढ़ने से राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, केंद्र का राजस्व बढ़ेगा और कुल मिलाकर जो है अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डेलॉयट इंडिया के भागीदार एमएस मणि ने कहा कि मार्च की तुलना में अप्रैल में वैसे हर बार जो है जीएसटी संग्रह ऊंचा रहता है, लेकिन इसमें अनुपालन को बेहतर करने वाले कदम उठाए जाने से इस बार अनुकूलता कुछ ज़्यादा बढ़ी है। फिलहाल इतना ही इस एपिसोड में। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। धन्यवाद।